नमस्कार, मैं हूँ विधि और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल में जिसका नाम है थोड़ा लॉ थोड़ी लाइफ। आज हम बात करेंगे आईटी लॉ सीरीज़ के आखिरी सेगमेंट के बारे में। जी हाँ, हम आईटी लॉ सीरीज़ को आज यहीं विराम देंगे। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप पहली बार ये चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए। तो शुरू करते हैं सेक्शन 69 से। सेक्शन 69 जो सब सेक्शन ए, बी और सी के साथ होता है वो बात करता है कंट्रोलर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देने के बारे में। पावर रिगार्डिंग कि वो किसी भी जो एक्सेस है, कोई भी कंप्यूटर रिसोर्स है, उससे कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है या कोई इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अगर है तो उसको रोक भी सकता है। दैट मीन्स इस तरह का कोई भी कंटेंट, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमारी नेशनल इंटीग्रिटी को, साइबर सिक्योरिटी को किसी तरह का नुकसान पहुंचा सकती है, उसके लिए खतरा हो सकती है, इट विल अमाउंट टू डेंजर फॉर अ सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी फॉर कंट्री। तो इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है उसको कंट्रोलर या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनके पास पावर है कि वो उसको जो आम लोगों की पहुंच से दूर रख सकते हैं, उसको एक्सेस करने से, उसको डिनाई, उसको वो प्रोहिबिट हो सकता है। सेक्शन 70 बात करता है प्रोटेक्टेड सिस्टम के बारे में। दैट मीन्स जिस सिक्योरिटी की हमने बात की अभी, उससे वो इंफॉर्मेशन किसी सो सिस्टम में है तो उस सिस्टम को प्रॉपरली सिक्योर अगर कर सकता है तो वो उस प्रॉपरली जो सिस्टम है उसको वो सिक्योर करके रख देंगे कि इसको, इस पर्टिकुलर इस एरिया को, इस साइबर, इस ट्रैफिक को, इस इंफॉर्मेशन, ट्रैफिक इन द सेंस जो इंफॉर्मेशन, जो नेटवर्क्स होते हैं उसका भी एक ट्रैफिक होता है, उस ट्रैफिक को एक तरह से उसको रोक के रखते हैं, वो आम लोगों की पहुंच में ना रहे, उसको लोग एक्सेस ना कर पाए। 70A, सेक्शन 70A बात करता है नोडल एजेंसी, एक नेशनल नोडल एजेंसी जो हमारा जो इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्ट करना, उसका मैनेजमेंट करना, उसके लिए एक जो नोडल एजेंसी है वो किसी भी एजेंसी या किसी इंस्टीट्यूट को गवर्नमेंट जो है ऑथराइज्ड कर सकती है इसके रिगार्डिंग। और ये जो सो एंड सो ऑर्गेनाइजेशन होगा, ये नोडल एजेंसी एज अ नोडल एजेंसी जो है वो वर्क करेगा। इसके साथ ही सेक्शन 70B बात करता है एक इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के बारे में, जिसको गवर्नमेंट किसी एजेंसी को ऑथराइज्ड करेगा इस तरह की इमरजेंसीज के लिए। और इस एजेंसी का बेसिकली काम होगा जो भी साइबर इंसिडेंट्स हो रहे हैं या जो इस तरह के कुछ कोई भी इंसिडेंट हो रहे हैं, कोई भी बात हो रही है तो उसको एनालिसिस करना, उसको कलेक्शन करना, साइबर जो सिक्योरिटी है उसके लिए अलर्ट करना, फोरकास्ट करना, इमरजेंसी मेजर्स डिसाइड करना, किसी भी तरह की साइबर जो सिक्योरिटी है उससे रिलेटेड जो इमरजेंसीज है उसके लिए मेजर्स वो डिसाइड करते हैं किस तरह से हैंडल करेंगे अगर हमारे यहाँ किसी तरह की साइबर सिक्योरिटी को लेकर कोई अगर प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो। और जो भी हमारे यहाँ साइबर इंसिडेंट्स होंगे उनको लेकर के वो गाइडलाइंस भी इशू कर सकता है, उसमें कोऑर्डिनेट भी करता है, एडवाइजरीज जारी कर सकता है। और इसके अलावा जो भी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर कोई इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, कोई प्रोसीजर्स हो रही हैं तो उसमें वो जिस तरह जो भी प्रिस्क्राइब किया जाए वो काम करता है। बेसिकली साइबर सिक्योरिटी का सारा ध्यान जो है वो इस कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को रखना है। सेक्शन 71 पेनल्टी फॉर मिस रिप्रेजेंटेशन की बात करता है। दैट मीन्स जो लाइसेंसिंग इशू की हमने बात की थी उसको लेकर जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने हैं उसमें आप किसी तरह की गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या कुछ जो भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट से रिगार्डिंग आपसे जानकारी मांगी है उसमें आपने कुछ गलत दिया है तो इट विल अमाउंट टू एन ऑफेंस एंड पनिश्ड विद 2 years प्लस पेनल्टी है जो इट कैन बी 1 lakh। सेक्शन 72 बात करता है ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड सिक्योरिटी, प्राइवेसी।
जो भी अगर कोई पर्सन है जो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट किसी तरह की इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए या उसको एक्सेस उसके एक्सेस में है या जो उसको प्रिजर्व करने के लिए वो ऑथराइज्ड है, उसके बाद भी अगर वो उसको कहीं और उसको पब्लिश करता है या ऐसा करता है कि वो बाकी लोगों को पता चल जाती है, जबकि आपको यू हैव टू कीप इट सीक्रेट, आपको सीक्रेट रखना था, फिर भी आपने उसको सीक्रेट नहीं रखा, देन इट विल अमाउंट टू एन ऑफेंस punished with 2 years imprisonment with fine। सेक्शन 72A बात करता है अगर आप किसी लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट में है, जैसा कि आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थ्रू पढ़ते हैं, किसी लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप है एंड इंस्टेड ऑफ दैट, और इस लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट के बीच में अगर आपके हिस्से में कोई कंप्यूटर एक्सेस है, कोई रिसोर्स है, कोई जानकारी, कोई डाटा है जो ऑनलाइन फॉर्म में है, उसको अगर आप उसका डिस्क्लोजर जो है, इट विल अमाउंट टू एन ऑफेंस पनिश्ड विद 3 years imprisonment एंड फाइन। सेक्शन 73 बात करता है कि कोई भी पर्सन इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट या तो पब्लिश नहीं करेगा या किसी पर्सन को अवेलेबल भी नहीं कर पाएगा जो या तो जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है उसने इशू ही नहीं किया है, या वो रिवोक हो गया है, या वो एक्सेप्टेड नहीं है। दैट मीन्स किसी भी तरीके से वो वैलिड नहीं है। इट विल अमाउंट टू एन ऑफेंस पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years विद फाइन। और सेक्शन 74 बात करता है इसी के पब्लिकेशन की फ्रॉडुलेंटली दैट मीन्स जो हमने पहले भी बात की थी आईपीसी में जिस तरह से ये माना गया उसी तरीके से ये माना जाएगा। फ्रॉडुलेंटली दैट मीन्स इंटेंशनली, मैलिस इंटेंशन के साथ आप इस तरह से पब्लिश करते हैं, दैट मीन्स जो इट विल अमाउंट एन ऑफेंस जो ऑलरेडी एक्सेप्टेड नहीं है, रिवोक्ड है, या उसको सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने सर्टिफाइड ही नहीं किया है, तो फिर भी अगर उसको पब्लिश करता है, जानकर भी पब्लिश आप कर रहे हैं, फ्रॉडुलेंटली जानबूझकर पब्लिश कर रहे हैं कि किसी को आप धोखा दें, तो इट विल अमाउंट टू एन ऑफेंस। सेक्शन 75 का बात करता है कि जो भी ऑफेंसेस है वो आउटसाइड इंडिया में भी अप्लाई होंगी अगर यहाँ का कोई कंप्यूटर से लोकेटेड कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर रिसोर्स जो है वो इंडिया में लोकेटेड है, जो भी ऑफेंस किया गया है वो रिसोर्स, वो कंप्यूटर जो है वो इंडिया में लोकेटेड है, देन ये जो एक्ट है वो आउटसाइड इंडिया भी अप्लाई होगा। सेक्शन 76 बात करता है कॉन्फिस्केशन, दैट मीन्स अधिहरण, जब्ती करना। अगर किसी तरह का कोई जो भी आपके डिवाइसेस होते हैं, फ्लॉपी होती है, पेन ड्राइव्स होती हैं, जिसमें भी आप कंप्यूटर रिसोर्स करते, कोई किसी का कोई लैपटॉप ही होता है, तो अगर वो इस एक्ट के रिगार्डिंग किसी तरह के ऑफेंस में इन्वॉल्व है, किसी तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो कोर्ट के पास, गवर्नमेंट के पास जो भी इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग अगर इसको आपको उनको अगर वो उसको कॉन्फिस्केशन उसको अपने पोजीशन में लेना चाहते हैं, उसको जब्त करना चाहते हैं, तो उसको जब्त कर सकते हैं। लेकिन अगर इसकी ज़रूरत नहीं है तो फिर दूसरे तरीके से कोर्ट उसमें ऑर्डर दे सकता है कि दूसरी तरीके से उसमें जांच की जाए। अदरवाइज जो भी ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट, जितने भी रिसोर्सेस होते हैं, डिवाइसेस होते हैं बेसिकली, तो वो सारे डिवाइसेस को अपने कॉन्फिस्केशन, अपनी जब्ती, अपने अधिग्रहण में लेने का जो अधिकार है वो कोर्ट के पास होता है। सेक्शन 77 जो कॉन्फिकेशन है नॉट टू इंटरफेयर विद अदर पनिशमेंट्स की बात करता है। सेक्शन 77A बात करता है कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के बारे में, दैट मीन्स कौन से ऑफेंसेस जो है वो कंपाउंडेबल होंगी। तो जैसे कि आप जानते ही हैं, एक्सीडिंग अप टू 3 years, एक्सेप्ट एक्सीडिंग अप टू 3 years एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के अलावा, और इसके अलावा यहाँ पे कंडीशन है कि अगर कोई जो ऑफेंडर है वो पहले से ही कन्विक्टेड था, या ये उसका अगेन उसने ऑफेंस किया है, रिपीटेशन हो रहा है, या जो ऑफेंस है वो चाइल्ड बिलो 18 years जो है उनके अगेंस्ट है या विमेन के अगेंस्ट है, तो वो इट विल नॉट अमाउंट टू अ कंपाउंडेबल ऑफेंस। एंड सेक्शन 77B बात करता है कि जो इम्प्रिजनमेंट है वो ऑफेंस जो अबव 70 एक्सीडिंग 3 years जो है, द इट विल बेलेबल ऑफेंसेस विद 3 years इम्प्रिजनमेंट आर बेलेबल। सेक्शन 78 इन्वेस्टिगेशन की बात करता है, दैट मीन्स इंस्पेक्टर
not below the rank of inspector, a police officer that will not below the rank of inspector who will investigate. दैट मीन्स जो इंस्पेक्टर से बिलो रैंक का कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है इन ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा। सेक्शन 79 बात करता है कि जो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर है वो सर्टेन केसेस में लाइबल नहीं होगा। दैट मीन्स अगर उसका काम सिर्फ इतना था कि वो एक नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड करवा दे, वो फ्रॉडुलेंटली किसी इंसिडेंट में ऑफेंस में इन्वॉल्व नहीं था, दैट मीन्स he will not liable to available to be data availability, not liable for a third party information or data communication link available to him hosted by him। सेक्शन 79A बात करता है, जैसे कि हम एक्सपर्ट ओपिनियन की बात करते हैं एविडेंस एक्ट में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन के थ्रू किसी डिपार्टमेंट को, किसी बॉडी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ऑथराइज करेगी कि दे विल वर्क एज एक्सपर्ट ओपिनियन इन सो एंड सो इशू और सो एंड सो मैटर। बेसिकली दे विल गिव देयर ओपिनियन अबाउट इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, क्योंकि आजकल केसेस में इलेक्ट्रॉनिक जो डाटा है, ये रिसोर्सेस हैं, ये बहुत यूज़ होते हैं, इसलिए हमें उस रिगार्डिंग भी एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत होती है। इसके बाद सेक्शन 80 to 90 कुछ मिसलेनियस सेक्शंस की बात करते हैं, जैसे कि पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर एंड अदर ऑफिसर्स टू एंटर एंड सर्च, एक्ट टू हैव अ ओवरराइडिंग इफेक्ट, कंट्रोलर, असिस्टेंट कंट्रोलर, डेप्यूटी कंट्रोलर टू बी अ पब्लिक सर्वेंट, ऑफेंसेस बाय कंपनीज, पनिशमेंट फॉर अबैटमेंट्स, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, power of state government to make rule and power of controller to make regulations। इसके बाद 4 शेड्यूल्स हैं, जिसमें से पहला शेड्यूल बात करता है आईपीसी में, इंडियन पीनल कोड 1860 में हमने जो अमेंडमेंट्स किए हैं उनके बारे में। सेकेंड शेड्यूल बात करता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन की प्रोसीजर के बारे में। एंड थर्ड एंड फोर्थ शेड्यूल्स आर ओमिटेड। तो ये था हमारा आईटी लॉ, जिसके बारे में हमने डिटेल में एक्ट के बारे में पूरी जानकारी हासिल की। आगे भी हम इससे जुड़ी हुई कोई जानकारी, न्यूज़, इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिए हमारे चैनल में। इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए। तब तक के लिए हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अपने चैनल के साथ, जिसका नाम है थोड़ा लॉ थोड़ी लाइफ। तब तक के लिए नमस्कार।